क्या भारत इतना कमजोर था कि भारत पे जब भी किसी विदेशी आक्रांता ने आक्रमण किया तो उसने पूरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बना लिया? वो आता था उत्तर से और दक्षिण तक अपने राज का संपूर्ण विस्तार कर लेता था। क्या इस दौरान बीच में क्या कोई भी ऐसा राजा का राज्य आता ही नहीं था जो उसको युद्ध में पराजित कर सके? क्या भारत अपनी सांस्कृतिक और शक्ति के रूप से इतना कमजोर था? नमस्कार दोस्तों, मैं परम कुमार एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री टॉक्स बाय परम में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भारत के उस अनसुने अनकहे इतिहास के बारे में जिसे एक पल के लिए सुन के आप भी चकित रह जाएंगे। आमतौर पे भारत का वो इतिहास जो आज हम पढ़ रहे हैं, हम अगर उसका सही रूप से निरीक्षण करें, उसके बारे में थोड़ा गहन अध्ययन करें, तो हम ये पाएंगे कि भारत पे जितने बार भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए, भारत पे कुल 1760 विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें मुगल, तुर्क, अफगान, अलेक्जेंडर, डरायस, सेल्यूकस, कुतुब शाह, आदिल शाह, अंग्रेज, निज़ाम, पुर्तगीज, फ्रेंच, डच और ऐसे बहुत से लोग। ऐसे भारत पे 1760 आक्रमण हुए। आप चकित रह जाएंगे। इनमें से अधिकतर ने, जिन्होंने दिल्ली जीता, उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया। जैसे मुझे आज भी याद है, 7th में, क्लास 7th की जो बुक थी हम लोग की SST की, उसका नाम था फुटप्रिंट्स। उस फुटप्रिंट्स में एक चैप्टर हुआ करता था दिल्ली सल्तनत। उस दिल्ली सल्तनत में एक छोटा सा पार्ट था तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी वगैरह, इन सब का। तो उन सब के एम्पायर का, उन सब के राज्य विस्तार का एक नक्शा, मैप दिया रहता था। तो मैं जब वो मैप देखता था, मेरे दिमाग में एक ही प्रश्न आता था कि इन्होंने भाई पूरा भारत जीत लिया। ये आए, इन्होंने जो दिल्ली में राज कर रहा था उसको हटाया और इन्होंने अपना पूरे भारत पे राज काबिज कर लिया। क्या भारत में कोई ऐसा राजा होता ही नहीं था जो इनको युद्ध में हरा सकता था? खैर, उस समय मैं भी बच्चा था, नई नई चीजें सीख रहा था, जान रहा था, पढ़ रहा था। तो मैंने अपने हिसाब से उस समय ही ये सब बातें जानी, और जब इनके बारे में मैंने थोड़ा और गहन अध्ययन किया तो मैंने पाया कि भाई ये जो लोग थे, तुगलक, खिलजी, गजनवी, गजनी, सुल्तान वंश, लोधी, मुगल, इनमें से किसी का भी पूरे भारत पे कभी राज ही नहीं रहा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इनमें से किसी का भी कभी पूरे भारत पे राज ही नहीं था। वो केवल एक झूठ है और ये बातें इन्होंने खुद लिखी हैं। जैसे कि मैं आपको मुगलों के एग्जाम्पल देता हूं। आप अगर बाबर की बाबरनामा पढ़ेंगे, उसमें आप पाएंगे बाबर की जो पहली लड़ाई हुई सन 1526 में, या कई लोग उसे 1527 भी मानते हैं। पानीपत की लड़ाई की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं खानवा की जो लड़ाई थी 1527 की, खानवा की लड़ाई जो कि भरतपुर के पास हुई थी। इस लड़ाई से पहले एक और युद्ध हुआ, राणा सांगा, जिनके ऊपर ये आरोप है, बहुप्रचलित आरोप है कि उन्होंने बाबर को बुलाया हिंदुस्तान। खैर, अब तो ये जो आरोप था इसका खंडन हो चुका है और अब सबको मालूम है कि भाई राणा सांगा, जिनका नाम महाराणा संग्राम सिंह था, उन्होंने बाबर को नहीं बुलाया था, बल्कि जो लोधी जी थे हमारे, इब्राहिम लोधी, उनके जो चाचा थे सुल्तान खान लोधी, कई जगह पे जिन्हें उनका भतीजा भी बताया जाता है, उन्होंने इन बाबर नाम के व्यक्ति को भारत बुलाया था ताकि वो बाबर, जो खुद एक लुटेरा है, वो इन्हें दिल्ली के सिंहासन पे बैठा सके। तो खैर, मैं बता रहा था कि 1526 में जब हमारे श्रीमान बाबर जी पानीपत की
ये लड़ाई जीतते हैं, युद्ध में विजयी होते हैं, उसके कुछ समय बाद ही 1526 दिसंबर बोल लीजिए या 1527 जनवरी बोल लीजिए, एक और युद्ध हुआ राणा सांगा की सेना और बाबर के बीच में, बरहौली में, है ना। वहां पे इनकी हार हो गई, बाबर महाराज की। और ये बात इन्होंने अपने बाबरनामा में लिखी, पर जो बाबर के प्रशंसक थे, जो इन्होंने बाबर के पक्ष में इतिहास लिखा, जिन्होंने बताया कि बाबर वॉज अ ग्रेट स्ट्रगलर ऑफ दैट टाइम, ही हैज स्ट्रगल्ड टू कॉन्क्वेयर द लॉस्ट किंगडम ऑफ दिल्ली which belongs to him because his ancestors was तुर्क। ये जब बताया जाता है ना, मतलब ये बड़े अच्छे तरीके से बताया जाता है कि जो बाबर था वो तुर्क से बिलोंग करता था, और एक समय था जब तुर्कों ने दिल्ली पे हुकूमत की थी, उसके बाद तुर्कों को दिल्ली से भगा दिया गया। तो भाई बाबर ने बहुत स्ट्रगल किया अपने उस राज्य को वापस पाने के लिए। असलियत ये है, ये महाराज एक लुटेरे थे, इनका एक ही मोटिव था कि आओ भारत लूटो जाओ, ठीक। और अब मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो मुगल थे ना, केवल मुगल नहीं, इनके पहले जो लोदी थे, खिलजी थे, तुर्क थे, है ना, अफगान थे, गुलाम वंश था, पद्मावत मूवी वाला जो अलाउद्दीन खिलजी, उसी खिलजी वंश की बात कर रहा हूँ। इनमें से किसी का भी पूरे भारत पे कभी राज हुए नहीं। इनका राज महज शुरू होता था मरहौली से, जहाँ पे कुतुब मीनार है, वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर, या मैं थोड़ा और बोल दूँ तो 10 किलोमीटर दूर है यमुना का घाट। इस 10 किलोमीटर के अंदर इनका राज्य समाप्त, बस। और आप भारत का मानचित्र देख लीजिए, उस समय का मैप देख लीजिए, इंडियन मैप, आप पाएंगे पूरे भारत पे मुगलों का राज है, पूरे भारत पे खिलजियों का राज है, पूरे भारत पे दिल्ली सल्तनत के हर एक राजा का राज हुआ। अब यही बात जब विदेशों के इतिहासकारों ने बोली कि भाई भारत पे कभी भी किसी विदेशी का पूर्ण रूप से राज्य शासन नहीं हो सका, जब उन्होंने ये बातें बोली, है ना, जब उन्होंने किसका अध्ययन किया, बाबर वगैरह के ऑटोबायोग्राफी, बाबरनामा, अकबर के अकबरनामा, तुझके जहांगीरी, जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी, तो उन्होंने पाया, तो उन्होंने बोला हम लोग इतने सालों से बोल रहे थे भारत के इतिहासकार, किसी ने नहीं माना। क्यों माने? क्योंकि उनको तो ये लगता है कि जो भी विदेश में चल रहा है वो सच है, हम लोग जो बोलेंगे वो गलत है। इससे मुझे एक किस्सा याद आता है, वैसे तो वो हमारे आज की इस चर्चा के विषय से कहीं पे भी किसी भी रूप से मेल नहीं खाता, पर मुझे याद आ रहा है वो, तो मैं आप लोगों के साथ वो साझा कर देता हूँ। अभी 2 वर्ष या 3 वर्ष पूर्व फिजिक्स का नोबेल प्राइज एक वैज्ञानिक को इस बात पे मिला। उसने जब ये बोला कि जो एटम होता है, एटम आप सब जानते होंगे, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसने बोला इन 3 चीज के अलावा एक और पार्टिकल होता है जिसे गॉड पार्टिकल बोलते हैं, जो होता तो है पर दिखता नहीं है। इस बात पे उसको नोबेल प्राइज मिल गया। अब भारत में हमारे वेद, हमारे आचार्य, भारत के वैदिक जानकार, वैदिक वैज्ञानिक ये सालों से बोल रहे हैं कि कण कण में ईश्वर है, तब हमने नहीं माना। पर जब विदेश के उस विदेशी वैज्ञानिक ने भारत के ही ग्रंथों का अध्ययन करके इस बात को बताया, हमने मान लिया। हम तो सालों से बोलते आ रहे हैं, ईसा मास्य विदम सर्वम जगत जगत्ताम, कि कण कण में ईश्वर है, पर हमने नहीं माना। पर जब उन्होंने बोला, हमने मान लिया। मेरा कहने का तात्पर्य है, आप जितना अपनी संस्कृति से दूर होंगे, आप उतने ही अपने आप से दूर होते जाएंगे। भारत हमेशा से अनेकताओं में एकता का सूत्र रहा है। मैंने पहले भी इस बात को बोला है कि हमने विभिन्नताओं और अनेकताओं के मोतियों को अपने एकता के धागे और संस्कृति में पिरोआ।
अगर आप इस धागे से दूर हो जाएंगे वो मोती अलग हो जाएंगे। वो कुछ समय के लिए तो जुड़े रहेंगे, पर एक समय ऐसा आएगा जब वो मोती टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसलिए अपनी संस्कृति को जानें, उन्हें समझें, अपना इतिहास जानें। मैं नहीं बोलता आप विदेश का इतिहास ना पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, पर उसकी ये कीमत ना चुकाएं कि आप अपना इतिहास भूल जाएं। अब यह भी बताया जाता है कि शाह डरायस जो कि फारस का राजा था, उसने भारत पे आक्रमण किया और भारत के पंजाब प्रांत को अपने अधीन कर लिया। उस समय पोरस के पिता, वही पोरस जिसने अलेक्जेंडर को हराया था, वो भी मैं बताता हूँ कि किस तथ्य पे मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो ये बोला जाता है कि जो पोरस के पिता थे बमनी, जिन्हें कई जगहों पे भीमराज या ठाकुर भीमराज सिंह के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उन्होंने शाह डरायस के सामने समर्पण कर दिया था। और फिर जब पोरस से राजा बने थे पंजाब प्रांत के, है ना, पौरव राष्ट्र के, तो उन्होंने उस प्रांत को, उस पंजाब प्रांत को उस समय के शाह डरायस के आक्रमण से, उनके अधिकार से मुक्त करवाया था। असलियत यह है कि कभी शाह डरायस भारत आए थे केवल व्यापार के लिए और उन्होंने कभी भी ऐसा कोई आक्रमण नहीं किया। पर हमें तो दबाना है, हमें अपने संस्कृति, अपने इतिहास से दूर करना है। वो लोग जानते हैं भाई, ये लोग जितना अपने संस्कृति से जुड़ेंगे उतने ऊंचे उठेंगे, इनको इनकी जड़ों से काट दो, सिंपल बात। अब मैं बात करता हूँ अलेक्जेंडर की। तो भाई हमें बताया जाता है कि अलेक्जेंडर ने भारत जीत लिया, पोरस को हरा दिया। असलियत ये है, अलेक्जेंडर ने पोरस को नहीं हराया था, पोरस ने अलेक्जेंडर को हराया था। और इस बात का प्रमाण ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप E.N.W. बेंस, जो कि पश्चिमी इतिहास का बहुत बड़ा एक नाम है पश्चिमी इतिहास का, E.N.W. बेंस, वो लिखते हैं कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई में, वहां पे उन्होंने सिकंदर को अलक्षेंद्र के नाम से संबोधित किया है। उन्होंने ये लिखा है कि अलक्षेंद्र और पोरस के बीच में जब झेलम का युद्ध हुआ तो उसमें अलक्षेंद्र की पराजय हुई थी और पोरस ने उसे हाथी के पीछे बांध के अपने महल में लाया था। और इस बात का प्रमाण कि उन्होंने ये लिखा है कि अलेक्जेंडर को, अलक्षेंद्र सिकंदर जिसे भी बोला जाता है, उस व्यक्ति को पोरस ने अपने हाथी के पीछे बांधा था, इस बात का प्रमाण आपको ग्रीस में म्यूजियम में रखे हुए सिक्के मिलेंगे, जिसमें आपको चिन्हित है, फोटो इमेजेस बनी हुई हैं उस सिक्के पे चांदी के, कि अलेक्जेंडर को पोरस बंदी बना के बांध के हाथी के पीछे ले जा रहे हैं। ये हमारे इतिहासकारों ने भी बोला, हमने नहीं माना, विदेशी इतिहास ने बोला, हमने मान लिया। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपना इतिहास जानें, अपने लोगों को जानें, अपना व्यक्तित्व तो पहचानें, अपनी संस्कृति से जुड़ें। तब मैं परम कुमार फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ, फिर से एक ऐसे ही रोचकपूर्ण तथ्यों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।